फिरौन वक़्त का सबसे ताकतवर और जालिम बादशाह। फिरौन ने उस वक़्त मुसलमानों के आधे से ज्यादा इलाके अपने कब्जे में कर रखे थे, लेकिन फिरौन का एक सबसे खास और पावरफुल इलाका जिस पर उस वक़्त फिरौन की पूरी हुकूमत छाई हुई थी, इजिप्ट। लेकिन उस वक़्त उन सबके दिमाग में से एक बात तो बहुत दूर थी कि इजिप्ट उनका जो सबसे खास और पावरफुल इलाका है, जिस पर फिरौन पूरी तरह से अपनी हुकूमत से छाया हुआ था और उस पर बुरी तरह से कब्जा कर रखा था, वो मुसलमान बहुत जल्द उनसे छीनने वाले हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों की पूरी खिलाफत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी और फिरौन उनसे बहुत ज़्यादा दूर रह चुके थे। लेकिन एक दिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना गए और वहाँ पर वो मदीना के एक बहुत बड़े आर्मी चीफ हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अपना एक प्लान रखा और उनसे कहा कि अब ये वक्त डील देने का नहीं बल्कि पावर से काम लेने का है और इजिप्ट पर अटैक करने का है। वेट, यहाँ पर एक मसला था कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान इजिप्ट पर हमला करें, इसलिए उन्होंने हज़रत अमर बिन आस के इस प्लान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और उनसे कहा कि नहीं, हम इजिप्ट पर हमला बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसके पीछे भी एक वजह थी। इजिप्ट पर हमले से कुछ अर्से पहले ही मुसलमानों पर एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी, ताउन की बीमारी, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए थे और मुसलमानों के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले मिनिस्टर्स और जनरल्स भी बहुत सारे शहीद हुए थे, जिसकी वजह से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों की इस खिलाफत पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान इस वक्त किसी भी बड़े जगह पर कब्जा करने की कोशिश करें या बड़ी जगह से पंगा लें। इसलिए उन्होंने हज़रत अमर बिन आस को बुरी तरह से मना कर दिया। बट हज़रत अमर बिन आस जो काफी अरसे से इजिप्ट पर हमला करना चाहते थे, बार बार हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने प्लान्स बताते हुए कहा कि एक बार हमें इजिप्ट पर हमला जरूर करना चाहिए, जिसके बाद आखिरकार हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मान गए। वो इस बात से डरते थे कि अगर मुसलमानों ने रोमन्स पर हमला किया तो पीछे से बर्जन उन पर हमला ना कर दें, इसलिए वो मना करते रहे। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमर बिन आस के सामने एक शर्त रख दी कि अगर तुम हमला करना चाहते हो तो जरूर करो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद अगर मेरा इरादा बदल गया या फिर मुझे किसी खतरे का एहसास हुआ तो तुम्हें मेरे एक मैसेज पर वापस आना होगा। जिस पर हज़रत अमर बिन आस ने कहा कि ठीक है, और इसके बाद वो 4000 की फौज के साथ इजिप्ट पर हमला करने के लिए रवाना हुए। लेकिन उनके जाने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी भी कश्मकश में थे और वो मदीना की तरफ रवाना हुए और पूरे रास्ते में वो सिर्फ इजिप्ट के बारे में ही सोचते रहे। मदीना पहुंचकर उन्होंने वहां पर रहने वाले बड़े बड़े सहाबा, जर्नल्स और मिनिस्टर्स की एक मीटिंग रखी और उन सबको बुलाने के बाद उनसे इजिप्ट के बारे में पूछने लगे और फिर उन्होंने उनसे एक सवाल किया कि क्या मुसलमानों को इजिप्ट पर हमला करना चाहिए, जिस पर उन सब लोगों ने कहा कि हमारे ख्याल में तो जो फौज वहां पर गई है इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए, उन्हें फतह करने के लिए, उस फौज को वापस आ जाना चाहिए। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो पहले ही यही चाहते थे। उन्होंने ये बात सुनते ही हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जैसे ही तुम्हें ये लेटर मिले तुम जहां पर भी हो अपनी पूरी फौज लेकर वापस आ जाओ, लेकिन अगर तुम इस लेटर मिलने के बाद इजिप्ट का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हो तो फिर अल्लाह का नाम लो और हमला करो। और उन्होंने अपना ये लेटर अपने एक मैसेंजर को देकर हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन जब वो मैसेंजर हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा तो वो इजिप्ट का बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। बट यहाँ पर इस स्टोरी का एक और पहलू भी है कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मैसेंजर उनके पास पहुंचने वाला था, उससे पहले हज़रत अमर बिन आस इजिप्ट के बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर थे और उन्होंने जब देखा कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मैसेंजर उनके पास आ रहा है तो वो समझ गए कि इस वक्त में क्या हो सकता है। इसलिए जब वो मैसेंजर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने लेटर पढ़ने की बजाय सबसे पहले उससे कहा कि तुम खाओ पियो और आराम करो, उसके बाद मैं लेटर देखूंगा। और जब तक ये सब कुछ हुआ तब तक हज़रत अमर बिन आस अपनी फौज के साथ बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे और उसके बाद उन्होंने लेटर खोला
اور آف کورس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ اگر تم بارڈر کراس کر چکے ہو تو پھر اللہ کا نام لے کر حملہ کرو، اسی لیے حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، ہمیں حملہ کرنا چاہیے، اور وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ آگے بڑھے۔ راستے میں جو بھی علاقے آتے گئے وہاں سے گزرتے گئے اور اس علاقوں کو فتح کرتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ ایجپٹ کے کیپٹل کائرو میں پہنچے، وہ ایک بہت بڑی سٹی تھی جہاں پر مسلمانوں کا جیتنا امپاسبل تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر بن عاص ڈرے نہیں، کیونکہ وہ صرف 4000 کی فوج کے ساتھ بھی بہت زیادہ کانفیڈنس تھے، اس لیے وہ آگے بڑھتے گئے۔ لیکن جیسے ہی رومنس کو ان سب کے بارے میں پتا چلا، انہوں نے اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے سب شامل تھے، اور انہوں نے حضرت عمر بن عاص کے آنے والے راستے میں اس فوج کو کھڑا کر دیا تاکہ مسلمان پہلے ہی ڈر جائیں اور واپس چلے جائیں۔ لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ کس سے یہ بات کر رہے ہیں۔ مسلمان جو کہ صرف 4000 فوج کے ساتھ ہی کانفیڈنس تھے، وہ ان سے کیا ڈرتے، اس لیے حضرت عمر بن عاص آگے بڑھتے رہے۔ جیسے ہی وہ رومنس کے پاس پہنچے تو حضرت عمر بن عاص نے اپنے ایک میسنجر کو ان کے لیڈر کے پاس بھیجا اور اس کو اچھے سے سمجھا دیا کہ اسے ان کے پاس جا کر کیا کہنا ہے۔ وہ میسنجر سارے لوگوں کے سامنے آیا اور اس لیڈر کے سامنے آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ ہم کون ہیں، ہم ابھی تمہارے بہت بڑے بادشاہ ہلکر کو بری طرح سے کرش کر کے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہاں پر موجود سارے رومنس بری طرح سے حیران ہو گئے، اور اس لیڈر نے بھی کہا کہ بات تو صحیح ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عاص نے جنگ شروع کی اور وہ ان لوگوں کے ساتھ لڑنے لگے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ حضرت عمر بن عاص کی فوج صرف 4000 کی تھی اور وہ رومنس بہت سارے تھے، اس لیے حضرت عمر بن عاص وہاں پر ہی اپنے کیمپس لگا کر بیٹھ گئے اور وہ مسلسل 7 ماہ تک وہیں پر اپنے کیمپس لگا کر بیٹھے رہے۔ لیکن آخر 7 ماہ کے بعد حضرت عمر بن عاص کو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ وہ صرف اتنی کم فوج کے ساتھ کبھی بھی ایجپٹ کو فتح نہیں کر پائیں گے، اور اب انہیں لگا کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ عمر بن عاص جو ایجپٹ کو اتنا لائٹلی لے رہا ہے اور صرف اتنی کم فوج کے ساتھ ہی ایجپٹ کو فتح کرنا چاہتا ہے، اسے ضرور بھی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی 12000 کی فوج تیار رکھی تھی، اور جیسے ہی انہیں حضرت عمر بن عاص کا پیغام ملا، انہوں نے اس 12000 کی فوج کو حضرت عمر بن عاص کی مدد کے لیے روانہ کر دیا، بٹ انہوں نے اس فوج کا لیڈر بنایا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ایک بہت بڑے صحابی ہیں، اور ویسے بھی حضرت عمر بن عاص ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور ان کے کافی اچھے دوست بھی تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے بھی جو 6 صحابہ اگلے خلیفہ کے لیے چنے جانے تھے، ان میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام بھی لکھا تھا۔ ناؤ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی 12000 کی فوج کو لے کر حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچے تو مسلمانوں کا کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ اب وہ 12 اور 4 مل کر 16000 کی ایک بہت بڑی فوج بن چکی تھی، اور اب وہ ایجپٹ کے وہاں پر رومنس پر حملہ کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہو چکے تھے۔ اور وہاں پر جب رومنس نے دیکھا کہ مسلمان کافی سارے ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی بھی ایک بہت بڑی فوج تیار کی، لیکن دوسری طرف مسلمانوں نے اب ایک بہت زیادہ اسٹرکٹ پلان تیار کیا، بالکل حضرت خالد بن ولید کی طرح، جن کی پلاننگز کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اور ان کا پلان اتنا زیادہ اسٹرکٹ تھا کہ رومنس کو تو ان کے پلان کی بالکل بھی خبر نہیں ہوئی۔ اگلی صبح دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں اور ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی، لیکن جنگ کے شروع ہوتے تھوڑی دیر بعد ہی مسلمان اچانک سے جنگی میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے، اور آخر کار وہ میدان چھوڑ کر اتنا زیادہ پیچھے رہ گئے کہ رومنس کو لگنے لگا تھا کہ شاید اب ان کی فوج ہار جائے گی اور بھاگ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی مسلمان پیچھے ہٹے اور رومنس ان کے آگے آنے لگے، تب مسلمانوں کی ایک اور فوج نے پیچھے سے آگے انہیں گھیر لیا، اور اس طرح سے ان کی ایک فوج کو مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں بری طرح سے کرش کر دیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگے، لیکن پھر بھی وہ ایجپٹ کی کیپٹل کائرو میں جو ایک ان کا مین دروازہ تھا اس میں داخل نہیں ہو سکے۔ ان سب کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے ایک رات تنگ آ کر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس دروازے کو کھول کر اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی باقی پوری فوج بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی، اور انہوں نے کائرو کو فتح کرنے کے بعد اس کے گورنر کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ان کا گورنر تو پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔
वो मुसलमानों से इतना ज्यादा डर गया था कि वो अपने कुछ साथियों के साथ अंधेरे में ही भाग गया था। वो गवर्नर अपने साथियों के साथ वहां से जगह छोड़कर भाग तो गया, लेकिन उसके दिल में मुसलमानों का इतना ज्यादा खौफ भर गया था कि उसने वहां पर जाते ही हजरत अमर बिन आस के नाम एक खत लिखा, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि मैं पूरे इजिप्ट को आपके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। ये लेटर पढ़ने के बाद हजरत अमर बिन आस को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मुसलमानों का असल टारगेट उस जगह का गवर्नर नहीं बल्कि रोमन अंपायर का सबसे बड़ा बादशाह था, जिस तक वो अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। ये लेटर पढ़ने के बाद उन्होंने इस लेटर को बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब वो गवर्नर अपने साथियों के साथ भागकर इजिप्ट की एक बहुत बड़ी सिटी, जो कायरो से भी ज्यादा बड़ी सिटी थी, अलेक्जेंड्रिया में जा चुका था। और जब ये बात रोमन्स के सबसे बड़े बादशाह को पता चली कि हमारे गवर्नर ने इस तरह से बुजदिली दिखाई है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो इजिप्ट को मुसलमानों के सामने सरेंडर करने वाले, और इस बात पर उसने उसे बहुत बड़ी सजा भी दी। अब रोमन्स का सबसे बड़ा बादशाह भी मुसलमानों से लड़ने के लिए बुरी तरह से तैयार हो चुका था, और मुसलमान भी समझ गए थे कि रोमन इस तरह से तो पीछे नहीं हटने वाले। इसलिए उन्होंने और ज्यादा ताकत से काम लिया और वो अपने कैंप्स को समेटकर अलेक्जेंड्रिया जाने की तैयारी करने लगे। मैडम, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मुसलमान अलेक्जेंड्रिया जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे, तब हजरत अमर बिन आस के अपने कैंप में आए और उन्होंने देखा कि उनके कैंप में एक परिंदा कबूतर ने एक घोंसला बना रखा है और उसके साथ उसके 2 बच्चे और इसके अंडे भी हैं, जिसकी वजह से अमर बिन आस ने सोचा कि अगर अपना कैंप ले जाएंगे तो इस परिंदे को बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए उन्होंने अपना कैंप नहीं उठाया और उनका कैंप वहीं रहा, और उसकी वजह से मुसलमान उस कैंप के आसपास आबाद होने लगे। और उस वक्त उस इलाके को कायरो कहा जाता था, लेकिन कैंप को अरबी में फुस्ताद कहा जाता है। इसलिए उस कैंप की वजह से उस इलाके का नाम ही फुस्ताद पड़ गया, और आज हम उस इलाके को फुस्ताद ही कहते हैं। लेट बैक कम टू स्टोरी। जब सारे मुसलमान और हजरत अमर बिन आस अलेक्जेंड्रिया पहुंचे तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की कायरो सिटी से भी ज्यादा बड़ी सिटी थी, और आज तक हजरत अमर बिन आस ने इतनी बड़ी सिटी पर कभी भी हमला नहीं किया था। और वहां पर बहुत सारे रोमन्स और उनके मिनिस्टर्स भी थे,